Assalamualaikum. First here, hopefully you are all doing well and Ramazan is going great too. So now we are going to start the next system of your book, that is respiratory system. In today's lecture, we are going to study the background and some important structure and functions of the respiratory system. And later on, we will study these parts of your respiratory system in details and effects of aging on respiratory function and some important respiratory disorders that are important from the examination point of view. So respiratory system is also called as निज़ाम तनफ़ुस in Urdu. Okay, उर्दू में रेस्पिरेटरी सिस्टम को निज़ाम तनफ़ुस कहा जाता है. ठीक है, बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ऑर्गन्स और टिश्यूज का, ठीक है, एक नेटवर्क है जो हमें सांस लेने में बेसिकली मदद करता है. ठीक है, और आपको पता है कि सांस हम लेते हैं तो हमारे लंग्स काम कर रहे होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं वो वर्किंग में आ रहे होते हैं. ये एक आप लोगों के सामने एक इमेज है, ठीक है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हाईलाइट किए गए हैं. ठीक है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ओरल कैविटी है, नेजल कैविटी है, साइनसेस हैं, ठीक है, पेरानेजल साइनसेस, और आगे भी साइनसेस की टाइप्स होती हैं. ठीक है, जिस तरह नेजल कैविटी में एथमोइड साइनसेस हैं, फिर माउथ में आ जाता है एक्सिलरी साइनसेस हैं. ठीक है, वो हम डिटेल में, लेकिन आप बस नोज का भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ें स्पेसिफिकली तो पेरानेजल साइनसेस भी याद रखें. नॉस्ट्रिल्स आ जाती है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है. फेरिंग्स और लैरिंग्स हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, और अगर आप लोग वही वाला करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. हेयर, ट्रेकिया है, क्राइना है, ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ठीक है, ब्रोंकस होते हैं, लंग्स हैं, ठीक है, और डायफ्राम बेसिकली आपको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में हेल्प कर रहा होता है. इसका जो डोम होता है, जब वो कैसे वर्क करेगा, क्या होगा, रिलैक्स होगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है, लंग्स कैसे वर्क करेंगे, हम सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं. ठीक है, बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज होता है जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं सांस लेने में. ठीक है, और इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम ही वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि जो एयर हम सांस लेने से अंदर लेके जा रहे होते हैं, जो हमारे नेजल कैविटी से फिर अंदर पास ऑन हो रही होती है हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, उसमें से इस बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ये होता है कि ये एयर में से उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि हमारे जो बाकी के ऑर्गन हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके. इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ये भी होता है कि वेस्ट गैसेज हैं, जिसका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसको हमारे ब्लड से एक्सक्रीट आउट कर देती है. फिर हमें बहुत सारी मतलब एलर्जी, डिजीज और इन्फेक्शन वगैरह से बचाती है. जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकोजल लाइनिंग होती है, हमारी नेजल कैविटी में जो लाइनिंग होती है, ठीक है, वो बेसिकली हमें, जिसे हम म्यूकस कहते हैं, स्टिकी मटेरियल होता है, बेसिकली ये फिल्टर आउट कर देता है एयर को. ठीक है, और इस तरह ही हमें डिफरेंट एलर्जीज वगैरह से बचाता है. क्राइना क्या होता है, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो आज वाले के टॉपिक में जिस हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस ब्रीथ. कि मैं भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, कुछ ऑर्गन्स और टिश्यूज का मिलके एक नेटवर्क बना होता है जिससे हमें सांस लेने में मदद कर रहा होता है. डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो पिछले इमेज में मैं दिखा भी चुकी हूँ. ठीक है, और मैंने बताया है कि किस तरह ये हमारी बॉडी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा होता है और किस तरह ये बाकी जो वेस्ट गैसेज हैं उनको हमारी बॉडी या हमारे ब्लड से एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है. ठीक है, बेसिकली बैकग्राउंड में अगर हम थोड़ा सा जाएं तो हमें पता है कि जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा था तो मैंने आपको बताई थी कि हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, ठीक है, एनर्जी की जरूरत होती है. हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उन्हें प्रॉपरली वर्क करने के लिए, ठीक है, या अपनी तमाम बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था, वैसे ही अब हम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स हैं, ठीक है, जिन्हें अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. और ये एनर्जी कहाँ से आती है? बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में प्लेस हो रहे होते हैं. ठीक है, उसकी वजह से ये एनर्जी हमें हासिल होती है. ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एनर्जी हमें कैसे हासिल होगी? वाया ऑक्सीजन. ठीक है, और ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी? जब हम सांस ले रहे होते हैं और जो एयर हम अपने अंदर इनहेल कर रहे होते हैं, बेसिकली बॉडी क्या करती है, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी एयर में से. ठीक है, और उन्हीं रिएक्शंस का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ठीक है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें बेसिकली वो रूट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में एंटर होती है
और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम करता क्या है। बेसिकली यहाँ पे फंक्शंस की बात की गई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस की बात की गई है, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। The respiratory system has many functions besides helping us inhale and exhale. It performs many other functions as well as it allows us to talk and to smell, ठीक है। हमारी सेंसेस जो हैं, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो भी बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम से एफिलिएशन है इसकी, ठीक है। फिर ये हमारी बॉडी में एयर लेके आता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे जो नेजल कैविटी है उसको ह्यूमिड रखता है, ठीक है, मॉइस्चराइज रखता है बाय म्यूकस, ठीक है। म्यूकस जो स्टिकी म्यूकस होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी नेजल कैविटी जो है, ठीक है, वो हमारे पास ह्यूमिडिटी उसमें मेंटेन रहती है, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया कि वो एयर को फिल्टर आउट कर देती है, ठीक है। बेसिकली हम इस तरह भी कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। फिर दूसरा इसका, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें तो आता है डिलीवर्स ऑक्सीजन टू द सेल्स इन द बॉडी। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे बॉडी को डिफरेंट हमारी बॉडी सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी उन्हें वेरियस मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं उसके थ्रू मिल रही होती है। फिर ठीक है, फिर ये वेस्ट गैसेस को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद वही बात है कि हमारे एयरवेज को, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस और इरिटेंट से बचाती है, वही म्यूकस होगा उस वजह से बचाएगी, ठीक है। और अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में उन्होंने एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का चार्ट बेसिकली दिखा दिया है, ठीक है। अच्छा, इस चार्ट में अगर आप देखो तो उसमें सारे स्ट्रक्चर्स इसमें मार्क आउट किए हुए हैं उन्होंने, जैसे एडिनॉइड है, साइनसेस, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी। अगर आप देखो तो एक ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को उन्होंने डिवाइड किया हुआ, राइट ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस में। फिर लंग्स को बताया हुआ, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट है। रिब्स है जिन्होंने आपके लंग्स की कवरिंग की हुई है, ठीक है। लंग्स की जो आउटर कवरिंग है वो बेसिकली प्लूरा है, ठीक है। दो तरह की प्लूरा होती है, एक विजरल होती है, एक पैराइटल होती है। विजरल प्लूरा वो होती है जो आपके ऑर्गन्स को कवर करी होती है, ठीक है। और पैराइटल प्लूरा आउटर कवरिंग ऑफ योर लंग्स होती है, ठीक है। इनके दरमियान प्लूरल स्पेस होती है, ठीक है। और अगर उसमें पानी जमा हो जाए, ठीक है, लंग्स के दरमियान जो स्पेस होगी तो प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स फिर आगे आ जाते हैं, पैथोलॉजी डायग्नोज होने लग जाती है। फिर डायाफ्राम आया, डायाफ्राम का वही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में काम होता है, ठीक है। या तो डायाफ्राम फ्लैटन कर जाता है जब हम सांस लेंगे या एक्सेल करेंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। फिर एयर सैक्स होते हैं, ठीक है। और अगर कभी कभार ये होता है कि अगर हमारे एयर सैक्स जो हैं वो वीकेंड हो जाएं, ठीक है, तो उसकी वजह से एम्फिसीमा हो सकता है, ठीक है। फिर आगे पल्मोनरी वेन्स, आर्टरीज, ये सारा हमारे लंग्स के अंदर कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। म्यूकस का क्या फंक्शन है, सीलिया सेल्स, म्यूकस सीलिया सेल्स, ये बेसिकली हमारी जो नेजल कैविटी है उसको मॉइस्चराइज रख रहे हैं, ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रख रहे हैं। जो भी एयर हमारी नेजल कैविटी के अंदर जा रही है बेसिकली वो, उसका भी तो ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रखना होगा ना हमें। ओके, सो अच्छा जी, अब ये एक आपके सामने एक इमेज है, हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे थे कि है क्या, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो उन्होंने साइनसिस को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। साइनसिस बेसिकली आपकी जो है, आपके सर की जो बोन्स है उनके अंदर कुछ हॉलो स्पेसेस हो सकती हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है कि आपकी नेजल कैविटी के अंदर पड़ी हुई होती हैं, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करी होती हैं, हमारी एयर की ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन रखती हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा काम ये होता है कि ये हमारी जो आवाज है, ठीक है, उसको बेसिकली टोन जो देती है वो साइनसेस होते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गिव टोन टू योर वॉइस, तो वो साइनसेस है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे हेड के जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी लाइटन करती है। उसके बाद हमारी नेजल कैविटी आती है जिसमें हमारा नोज आता है। बेसिकली नेजल कैविटी या नोज वो पॉइंट है जहाँ से एयर हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रही होती है। फिर नेजल कैविटी में सीलिया होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी नेजल कैविटी इनसाइड जो वॉल होती है उसमें पड़े हुए होते हैं, ठीक है। सारे हमारे बेसिकली हेयर, सीलिया, म्यूकस, ये सारे हमारे एयर क्लींजिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। फिर ओरल कैविटी आ जाती है, ओरल कैविटी में बेसिकली माउथ आ जाता है। ऑब्वियसली आपके पास माउथ होगा तो आप ब्रीथिंग कर सकोगे ना, ठीक है।
कभी आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि जब अक्सर बंदों को फ्लू हुआ होता है, हमारे नेजल ब्लॉकेज हुई भी होती है, तो हम मुंह के थ्रू सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडिनॉइड्स आते हैं। एडिनॉइड्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े हैं पिछले, अभी हम लिम्फेटिक सिस्टम में भी एडिनॉइड्स पढ़ के आ रहे हैं। बेसिकली ओवरग्रोन लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो थ्रोट पे हमारे होते हैं, थ्रोट में पड़े होते हैं बेसिकली, ठीक है। और एडिनॉइड्स हम रिमूव कब करते हैं, मैंने ये भी बताया था कि जब ये हमारे ब्रीथिंग में इंटरफेयर कर रहे होते हैं या स्वेल कर जाते हैं एक्सेसिवली, तो फिर हम इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और एडिनॉइड्स का मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि बेसिकली इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये आपको इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को बेसिकली रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह से, ठीक है। हमारी बॉडी को फिल्टर आउट कर रहे होते हैं फॉरेन मटेरियल, जर्म्स वगैरह को, ठीक है। और हम हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम बाहर से आने वाले जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनके अगेंस्ट फाइट कर सके। फिर टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, टॉन्सिल्स हमारे फेरिंग्स में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। फेरिंग्स आ जाता है, उसके बाद जिसको हम थ्रोट भी कहते हैं आम लफ्जों में। उसके बाद एपिग्लॉटिस आता है, ये बेसिकली हमारे ट्रेकिया को गार्ड कर रहा होता है। और एपिग्लॉटिस उस वक्त बंद हो जाता है जिस वक्त हम लोग कोई चीज स्वॉलो कर रहे होते हैं, ताकि हमारे एसोफेगस या स्टमक में ना चला जाए और हमें एस्पिरेशन या चोकिंग ना हो जाए, ठीक है। फिर लेरिंग्स आता है। लेरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है, इसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स पड़े हुए होते हैं। जैसे ही हमारी जो मूविंग एयर है जिसको हम ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से ये हमारे साउंड्स को प्रोड्यूस करता है या हमारी वॉइस को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। फिर एसोफेगस होता है, ठीक है। एसोफेगस एक बेसिकली लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से लेके हमारे स्टमक तक जा रही होती है, ठीक है। फिर ट्रेकिया आता है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि फेरिंग्स से लेके लंग्स की तरफ जा रही होती है। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो आपकी इधर इमेज में है ना, डायग्राम में है या चार्ट में, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। फिर रिब्स आती हैं। रिब्स क्या है, बेसिकली ये वो बोन्स हैं जो आपकी चेस्ट कैविटी या आपकी लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। और रिब्स भी एक्सपैंड करेंगी या कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। तब उसके बाद आ जाता है ब्रोंकाई, आ जाता है ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ट्रेकिया जब हमारे पास ऊपर से आ रहा होता है ना, वो क्राइना के लेवल पर जाके दो ब्रोंकाई या दो ट्यूब्स में डिवाइड करा होता है। दो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ईच लंग के लिए होती है। दो होती हैं, हमारे पास दो ही लंग्स हैं, एक राइट लंग में जा रही है, एक लेफ्ट लंग में जा रही है, ठीक है। और ब्रोंकाई फिर आगे फर्दर सब डिवाइड जब करती है ना, तो फिर वो ब्रोंक्यूल्स बन जाता है, ठीक है। फिर आपको हम लंग्स पढ़ेंगे, उसमें फिशर्स पता होने चाहिए, लोब्स पता होने चाहिए, ठीक है। फिशर्स हमारे पास दो होते हैं लंग्स के, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी, एक ऑब्लीक फिशर होता है और एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है, ठीक है। और लोब्स हमारे पास होते हैं, राइट लंग में हमारे पास 3 लोब्स होते हैं या हम उनको सेक्शंस भी कह सकते हैं लंग के, और लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं। जो राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं उसको हम कहते हैं सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल। और जो हमारे पास लेफ्ट लंग के होते हैं वो हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर होता है, ठीक है। फिर प्लूरा क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जो लंग की कवरिंग होती है बेसिकली वो हमारा प्लूरा है, ठीक है। फिर मैंने बता दिया कि सीलिया है, म्यूकस है, ठीक है। म्यूकस स्टिकी लिक्विड कह सकते हो, ठीक है। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। म्यूकस का मेन काम क्या होता है कि ये बाहर से आने वाले डस्ट, जर्म्स या कोई भी अनवांटेड मटेरियल जो है जो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, ये उसको इन्वेड कर लेता है, ठीक है। और इसी तरह जो है हमारे डायाफ्राम आ जाता है। फिर आगे डायाफ्राम बेसिकली आपको यहाँ इमेज में शो रहा होगा, ये अगर एरो मूव कर रहा है तो आप लोग देखो ये डायाफ्राम है, ठीक है। डायाफ्राम डोम शेप्ड अपीयरेंस है इसकी, ठीक है। बेसिकली एक मसल होता है, ठीक है, जो हमारी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। और जिस वक्त हम सांस ले रहे होते हैं या बाहर निकाल रहे होते हैं बॉडी से, एक्सेल या इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उस वक्त क्या हो रहा होता है कि हमारे लंग्स एक्सपैंड कर रहे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर कुछ एयर सैक्स होती हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ कैपिलरीज हैं, ब्लड वेजल्स हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेजल्स वगैरह, ये सारा कुछ जो है इनका मेन काम क्या है कि जी हमारी बॉडी से ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं या ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक लेके जा रहे हैं। बेसिकली हम सारा आगे डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली सारे आपके स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, जो कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ने थे या हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा जी, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो सबसे पहले आता है
कि ब्रीथिंग क्या होती है। ठीक है, ब्रीथिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन जो है आपकी लंग्स के अंदर जा रही है, ठीक है, और आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सक्रीट आउट हो रही है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या हो रहा होता है, तो बेसिकली एयर अंदर जा रही होती है ना, ठीक है, और एयर फिर आगे जाके हमारे पास एक्सचेंज, हमारे लंग्स में फिर आगे जाके क्या हो रहा होता है, गैसियस जो है हमारी, जितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह है, इनका एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे मसल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास एयर है वो लंग्स से बाहर आ जाए। ठीक है, यानी हमारे पास एक्सीलरेशन का प्रोसेस हो जाए। ठीक है, फिर अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वही बात है कि आपको ब्रीथिंग का पता होना चाहिए, होती क्या है ब्रीथिंग का प्रोसेस, मैंने बता दिया है क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वही बात है कि लंग्स जो है वो आपके, उन्होंने ये बताया है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि लंग्स जो है हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले भी लेती है और इसको एयर में रिलीज कर देती है जब हम सांस बाहर लेते हैं। ठीक है, सो अच्छा, अब हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, तो ये ब्रीथिंग का प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले ब्रीथिंग जो है वो स्टार्ट कैसे होती है, यानी जब हम अपने ऐसे इस तरह लंबा नाक खींच के, ठीक है, तो हम एयर को अपने अंदर ले जाते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि हमने एयर अपने अंदर ले लिया है। ठीक है, तो एयर आगे ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है, ये फिर आप जाती है आपके बैक ऑफ योर थ्रोट से लेके फिर आपके ट्रेकिया में जा रही होती है। ठीक है, फिर ट्रेकिया से आगे जाके ये एयर पैसेजेस जो होते हैं जिनको हमने ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया था, ये वहां पे जाती है। ठीक है, वहां से जाने के बाद ये आपके लंग्स में पहुंच जाती है। ठीक है, लंग्स में जाके बेसिकली सारा गैसियस एक्सचेंजेस हो रही होती हैं। ठीक है, वहां पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा था, वहां पे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन फिर होती है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। ठीक है, फिर ये ब्रोंकाई से पास करके ब्रोंक्यूल्स में जाती हैं, फिर वहां से ये एयर सैक्स में जाती हैं, और आपने एक बार रखी है आपकी बॉडी में अराउंड 600 मिलियन एल्वियोलाई होती हैं। ठीक है, और फिर एल्वियोलाई के इर्द गिर्द छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, और कैपिलरीज में ही क्या होता है कि जो इनहेल्ड हमने एयर से जो हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है वो हमारे ब्लड में पास आउट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास लंग्स में हम आ गए, ठीक है, और हमारा सारा गैसेस एक्सचेंज का काम हो गया, हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में चला गया। ठीक है, उसके बाद हमारा हार्ट क्या करेगा, उसको हमारी बॉडी सेल्स में पंप आउट करना शुरू कर देगा और उससे हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को वो एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इस ऑक्सीजन को यूज करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बनना शुरू होती है वो आपके ब्लड में चली जाती है। ठीक है, जैसे ही वो आपके ब्लड में चली गई उसके बाद क्या होगा कि आपका ब्लड जो है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा और वापस आपके लंग्स में ले जाएगा। जैसे ही वो वापस आपके लंग्स में लेके जाएगा फिर वहां पे क्या होगा, एक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। फिर क्या होगा कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में वापस आई थी हार्ट में जाने के बाद, तो क्या होगा, हमारी बॉडी उस कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट कर देगी। ये बेसिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद वही के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है, ठीक है, परफॉर्म कैसे होगा। ठीक है, कि इनहेलेशन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ रही है हमारे एयरवे में, ठीक है, और एक्सहेलेशन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो रही है। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है, कौन से मसल्स इनमें हेल्प कर रहे होते हैं, बेसिकली डायफ्राम इसमें एक मसल है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, when we breathe in, our diaphragm pulls downward, creating a vacuum that causes a rush of air into our lungs. ये मैंने अभी भी बताया, अगर आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं और साथ में अगर आप लोग ये इमेजिन करके देखें और ये परफॉर्म करके देखें कि आप लोग एक लंबा सांस लें, ठीक है, जैसे आप लंबा सांस लेते हैं आपको फील होता है कि आपने एयर अपने अंदर रोक ली है, और आप एक सेकंड के लिए सांस रोक के देखें तो आपको लगता है कि आपके लंग्स जो है वो इन्फ्लेट कर गए हैं। ठीक है, जैसे आपके लंग्स इन्फ्लेट करेंगे तो आपका डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही एक्सहेलेशन होगा, एक्सहेलेशन में क्या होगा, जैसे ही आपका डायफ्राम जो है रिलैक्स करना शुरू कर देगा,
और आपके लंग्स के अंदर जितनी भी एयर गई होगी वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके लंग्स डिफ्लेट कर जाएंगे। ये आप अपने ऊपर फिनोमेना को परफॉर्म भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप नेक्स्ट इमेज देखें, इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बताया हुआ है, और इसमें बेसिकली डायफ्राम को दिखाया हुआ है ज्यादातर। अगर आप देखें डायफ्राम को, अगर आप राइट साइड पे देखें तो एक्सहेलेशन है, इसमें आपका डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ दिखाया हुआ और रिलैक्स कर गया है, ठीक है। और ये आपके लंग्स को पुश करेगा और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। और इनहेलेशन में क्या होगा कि जब आप सांस ले रहे हैं आपका डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और एयर जो है वो आपके लंग्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली ये देखो इस नेक्स्ट इमेज में ये आ गई है, देखो ये ब्रीथिंग इन इन्होंने इंस्पायरेशन दिखाया हुआ है, और ब्रीथिंग आउट एक्सपिरेशन या इनहेलेशन और एक्सलेशन भी आप कह सकते हैं। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट, ठीक है, ये सारे एक ही चीजों के नाम है। और प्लीज ये आप लोगों ने याद रखना है किस तरह कब आपकी डायफ्राम रिलैक्स करेगी, किस में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ब्रीथिंग साइकिल, ये सारा कुछ मैं आगे भी पढ़ाऊंगी। ज्यादातर ये सारा ब्रीथिंग साइकिल और ब्रीथिंग वगैरह के जितनी भी सारी फिजियोलॉजी है ये आपका फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि आपकी बुक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के लिए ही है, ठीक है। ओके, सो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बेसिकली नेक्स्ट में हमने पढ़ना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या है, उनको हमने डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। जो कि फिजियोलॉजी का हिस्सा है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर आप वो यहाँ से भी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ोगे साथ उसको भी, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू दूंगी, लेकिन उसको डिटेल आप लोगों की फिजियोलॉजी की जो भी लेक्चरर हैं वो आप लोगों को पढ़ाएंगी, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को फिजियोलॉजी वाले पार्ट की एक ओवरव्यू देना है, क्योंकि मैं आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिजियोलॉजी डिटेल में के ब्रीथिंग साइकिल क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है ब्रीथिंग रेट और ये सारा कुछ आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ना है। इसलिए फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हमेशा इंटरलिंक ही होती है, इंटरकनेक्टेड ही होती है, ठीक है। तो ये आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और अब बाकी हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इंशाल्लाह वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। जैसे नेजल कैविटी है, साइनसिस, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ये सब हम मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। और if you have any query regarding anything in today's topic you can ask me whenever you guys want to, so please इसको साथ साथ पढ़ें। That's it for today. Allah Hafiz. Take care.